गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कंपनी में क्या स्ट्रक्चर होता है ऐसे ही पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे कंपनी में सीईओ होता है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके अंडर में कौन कौन काम करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसके अंदर भी हेड आते हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये चीज़ हमें पता चलती है कि किसके ऊपर अथॉरिटी है, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो देखते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है कंपनी का। सबसे पहला सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसने क्या करा बेटा, डिपार्टमेंट है हमारे 4, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी बेटा प्रोडक्शन एक्स को ले रखा, वाई को ले रखा है, इसके अंडर में काम कर रहे हैं। अब सीईओ इनको क्या दे रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की दे रहा है और ये इनको काम करके दिखा रहे हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जब मैनेजर, कोई भी मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जो कि क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये क्लियरली डिफाइन हो जाता है कि किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एम्प्लॉयज में। तो जैसे अपने स्कूल का समझते हैं हम, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल के अंडर में काम कर रहे हैं हमारे एकेडमिक हेड। एकेडमिक हेड है 2। एकेडमिक हेड के अंडर में काम कर रहे हैं हमारे टीचर, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3 एंड टीचर 4। इसमें भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3 एंड टीचर 4। ठीक है। तो ये हमारे कौन है? एकेडमिक हेड के अंदर। अब स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर में है? स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2। अब कितने संभाल रहे हैं? तो उसमें ये हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हम लोग को ये पता चला कि किसने किसको काम करवाया। ये किसको रिपोर्ट देंगे? प्रिंसिपल को। ठीक है। टीचर्स किसको रिपोर्ट देंगे काम करके? ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के हेड हैं। प्रिंसिपल किसको काम देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड किसको देंगे? टीचर्स को। टीचर्स किसको काम देंगे? स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स काम करके किसको देंगे? टीचर्स को, ना कि प्रिंसिपल के पास सीधे पहुंचेंगे। ठीक है। तो बेटा ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो कि ये मैनेजर जब प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करता है तो ये क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्लियर हो जाता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसकी अथॉरिटी है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये समझिए कि इसमें एक वर्ड है अफेक्टिवली। कौन सा मैनेजर, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे स्कूल में एक डांस टीचर है, डांस टीचर है। तो जो डांस टीचर है हमारे स्कूल की, वो क्या है? वो 4 बच्चों को, डांस कंपटीशन होने वाला है, 4 बच्चों को डांस सिखाती है, ए को, बी को, सी को और डी को। ठीक है, 4 बच्चों को। अब इन 4 बच्चों से कहा हमने कि आपको पूरी क्लास को डांस सिखाना है। तो ए ने तो 5 स्टूडेंट्स ले लेकिन मैं 5 स्टूडेंट्स को डांस सिखा पाऊंगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पर बी कह रहा है मैं 3, बी कह रहा है कि मैं 20 स्टूडेंट्स को सिखाऊंगा, और सी कह रहा है मैं 3, और ये कह रहा है मैं 5 स्टूडेंट्स को सिखाऊंगा। तो ऐसे ही सब बच्चे डिवाइड हो गए कि ये लोग सिखाएंगे। अब भैया इसने 4 को सिखाया था, इफेक्टिवली सिखाया होगा। अब जब डांस कंपटीशन हुआ तब जो 5 थे इनने बहुत अच्छा डांस किया,
ये डी ऐसे ही था कि डी ने कितनी 3 सिखाया तो उसने बहुत परफेक्टली सिखाया। अब इन सबका रिजल्ट अच्छा गया, पर बी ने 20 को सिखाया। इसने कहा कि मैं 20 का मतलब को मैनेज कर सकता हूँ। मैनेज पर कैसे करना अफेक्टिवली, ये नहीं कि आपको 20 को मैनेज करना है, 20 को मैनेज तो हर कोई कर लेगा, पर इसमें एक वर्ड जुड़ा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में कि अफेक्टिवली आप कितनों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अफेक्टिवली के बिना इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। किसका? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में अफेक्टिवली एक वर्ड है इंपॉर्टेंट। कौन सा वर्ड? अफेक्टिवली। कोई भी मैनेजर हो कितने एम्प्लॉयज को अफेक्टिवली समझा डील कर लेता है। ठीक है, टाइम पे कैसे मैनेज कर लेता है। तो क्वेश्चन है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मच मैनी एम्प्लॉयज एंड सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय द वन मैनेजर। ठीक है, कैसे वन मैनेजर इफेक्टिवली मैनेज कर लेता है, किसको? कितने एम्प्लॉयज को, एंड हाउ मेनी सबऑर्डिनेट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द वन सुपीरियर, और कितने जो एम्प्लॉयज हैं एक सुपीरियर के अंडर में काम कर सकते हैं, जिसमें कि पता चलता है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इफेक्टिवली वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब आया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपको सारी क्लास में मिल चुका है आप लोगों को लाइव क्लास में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो प्रॉपरली ऑपरेट करता है। और हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन, जो बेटर कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है। जैसे कि प्रिंसिपल सर ने एकेडमिक हेड को ड्यूटीज़ दी और एकेडमिक हेड ने टीचर्स को दी, तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सब में बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। बिजनेस बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, तो पहला हमारा है बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। क्या करने से? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करने से, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकेंड वन जो है हमारा, सबसे पहला बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। सेकेंडली हमारा क्या होगा कि सेकेंड हमने देखा कि जो एक क्लियर स्ट्रक्चर हमें ये क्रिएट कर देगा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर पार्ट पे, हर किस पे। जैसे एकेडमिक हेड की है तो यहाँ पर एकेडमिक हेड की इस स्टेज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्लियर हो जाएगा ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बिजनेस। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आए। थर्ड पॉइंट हमारे ये कह रहा है कि एक हमें ये पता चल जाएगा कि सबका वर्किंग स्टाइल क्या है काम करने का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमने इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कि हमें ये पर क्लियर हो जाएगा कि वर्किंग स्टाइल कैसा है एम्प्लॉयज़ का काम करने का, या कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है, और उनका वर्किंग स्टाइल कैसा है। क्लियर अबाउट द वर्किंग स्टाइल। तो जो हमारा वर्किंग स्टाइल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखा बेटा हम लोगों ने कि हमारे 3 इंपॉर्टेंस हो गए। चौथा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउ करेगा कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द। अब सबके बीच में क्या हो जाएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन होगा अमंग द ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। ठीक है, तो जितना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो अलाउ कराता है कि हम कोऑर्डिनेट होंगे, कोरिलेशन होंगे, किसमें? ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। सब क्या करेंगे बेटा कि जैसे किसी भी प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल सर हैं, ये सारा रिसोर्सेज
जो भी अरेंजमेंट है ये करेंगे, ठीक है। वो एकेडमिक हेड को बताएंगे, एकेडमिक हेड टीचर्स को देगा, तो सब लोग को रिलेट करके, अलाउड टू को रिलेट, allowed to coordination among physical, human and financial resources. Financial resources. ठीक है बेटा, हमारा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में हमें ये क्लियर हो जाएगा कि लेबल क्या है मैनेजमेंट का, जिसको भैया पावर मिली है, लेबल इसमें डिस्क्राइब हो जाएंगे और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ठीक है। हमें क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल पर काम कर रहा है हमारा कौन करता है, ठीक है। क्लियर लेबल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंस थे बेटा किसके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ये 5 इंपॉर्टेंस थे बेटा, जो कि हमारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हमने इंपॉर्टेंस पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे कि कितने टाइप के हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे कितने टाइप के, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमने प्रोसेस में पढ़ा चुकी हूँ पहले भी। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, डिविजनल और फंक्शनल, जो कि प्रोसेस में हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन में पढ़ा था। तो 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, फंक्शनल और डिविजनल। तो पहले पढ़ेंगे हम सबसे पहले फंक्शनल फिर डिविजनल। तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, 2 टाइप है, एक कौन सा, फंक्शनल, एक डिविजनल। तो फंक्शनल में क्या है बेटा, पहला जो है हमारा फंक्शनल, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था। फंक्शनल का मतलब है जितना भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से काम हो रहा है वो सारा फंक्शनल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हो रहा है तो सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहा है, सेल्स से रिलेटेड काम हो रहा है तो सेल्स डिपार्टमेंट में जा रहा है, मार्केट से रिलेटेड काम हो रहा है तो मार्केट डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो क्या है बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर और जॉब है, आर ग्रुप कीपिंग इन द माइंड, हम ऐसे ग्रुप बनाएंगे अपने माइंड में ये बात सेट करके कि फंक्शन ऑन द जॉब एंड देन इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। एक ही चीज़, जैसे प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखेंगे, भले कितने भी प्रोडक्ट बन रहे हों, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, सबका प्रोडक्शन हो रहा है वो एक ही डिपार्टमेंट में होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो ग्रुप अंडर द 1 डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या क्या होंगे, इसके एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर का है वो ये है कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होगा। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि हम बार बार कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम एक ही जगह होगा तो हमारा स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। तो जो मेन पावर है और यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज प्रोडक्शन का एक ही जगह रखा होगा तो कम वेस्टेज का चांस होगा, और मैन पावर भी बार बार जब वो काम को करेगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो वो क्या होगी, स्पेशलाइज्ड होगी अपने काम में, ठीक है। सेकेंड है प्रमोट कंट्रोल, ठीक है, प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट। प्रमोट कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल होगा
एंड ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम चलेगी। एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में हमारा क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा इसमें कि ड्यू टू द सिमिलर एक्टिविटीज ग्रुप इन द वन डिपार्टमेंट दे आर ईजी टू सुपरवाइज एंड बेटर कंट्रोल। अगर एक ही डिपार्टमेंट को बेटा हमें सुपरवाइज करना है तो ईजिली रहेगा मैनेजर के लिए कि वो सुपरवाइज करे एक ही डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो बहुत ईजिली हमारा हम सुपरवाइज कर पाएंगे एक ही डिपार्टमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट वन है इंक्रीज मार्जिनेबल एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। क्या है बेटा, इंक्रीज मार्जिनेबल एंड, तो हमारी क्या चीज इंक्रीज होगी, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। ठीक है, तो बेटा थर्ड में हम लोग को ये पढ़ने को मिला कि हम लोग बेस्ट कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट पे इंक्रीज कर पाएंगे इसमें प्रॉफिट। मिनिमम कॉस्ट इन द सेंस कोई भी चीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रही है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होगा कि सारी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड ही मशीनरी वगैरह रखी हैं, तो हमारे टाइम भी कम लगेगा, लोग स्पेशलाइज्ड भी हो जाएंगे और हमारा प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, इट लीड टू द मिनिमम डिप्लैक्शन ऑफ एफर्ट, डिप्लैक्शन वर्क का चांसेस नहीं रहेगा। डिप्लैक्शन जैसे मान लो कि कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स भी हो रही है, वहाँ पर मार्केटिंग भी हो रही है, जैसे डिविजनल डिपार्टमेंट में होता है, इसका डीमेरिट्स हो गया। अब पर हमारा जो ये है फंक्शन स्ट्रक्चर है, इसमें एक डीमेरिट्स नहीं हो सकता। क्या डीमेरिट नहीं हो सकता कि हमारा जो भी ये स्ट्रक्चर है ये डिप्लैक्शन ऑफ वर्क क्रिएट नहीं करता। डिप्लैक्शन द वर्ड मतलब ओवरलैपिंग नहीं होती किसी भी एक्टिविटीज़ की। ओवरलैपिंग इन द सेंस कोई भी चीज़ हमारी खराब नहीं होगी, कोई भी चीज़ हमारी ओवर बर्डन नहीं आएगा किसी के ऊपर, ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई चीज़ खराब नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है, डिप्लैक्ट नहीं होगा कि उसने भी ये चीज़ कर ली, उसने भी ये चीज़ कर ली। ठीक है, इस चीज़ से हम बचेंगे। और ईजी एंड अफेक्टिव ट्रेनिंग, जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा क्या है, ईजी एंड अफेक्टिव ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग हम देंगे वो एक तरीके से अफेक्टिव ट्रेनिंग। इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा, इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग से हम लोग ये समझेंगे कि एक हम किसको, एक ग्रुप को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम देनी है ट्रेनिंग, तो हम इजीली एक ही जगह जाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दे देंगे और इफेक्टिवली होगी ये। एज ट्रेनिंग फोकसेस ओनली द लिमिटेड स्केल ऑफ द वन फंक्शन ओनली। ठीक है, क्या हमारा इसमें देखा जा रहा है कि, तो बेटा क्या होगा हमारा कि डिप्लैक्टेड नहीं होगा वर्क और इजी टू इफेक्टिव ट्रेनिंग। लास्ट वन है ड्यू टू अटेंशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। हम एक तरीके से अटेंशन फोकस कर पाएंगे डिफरेंट फंक्शन पे। ठीक है, क्योंकि हमें अटेंशन फोकस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा इसके डीमेरिट्स और लास्ट वन हमने एडवांटेज क्या देखा, ड्यू टू अटेंशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन ईच फंक्शन गेट टू ड्यू अटेंशन अंडर द फंक्शन डिपार्टमेंट। इसमें हर फंक्शन को अटेंशन दी जाएगी, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग, सेल्स डिपार्टमेंट की अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अलग और फंक्शनल डिपार्टमेंट की अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट को अटेंशन दी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं, किसके, फंक्शनल स्ट्रक्चर के डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने एडवांटेज पढ़ लिए, 6 एडवांटेज थे हमारे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके डीमेरिट्स के बारे में कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट इसके लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स क्या, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्ट्रक्चर के। तो सबसे पहला डीमेरिट है प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा नहीं हो रहा है एक डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, पहला है हमारा प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो लेस एम्फेसिस कर रहा है ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव को। फंक्शनल हेड दे फेल टू द गिविंग प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है पूरी कंपनी का, तो ये प्लस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही देख रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फेल हो रहा है अपना, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, दे फेल टू गिव प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट।
दिस इज मेड टू लेट टू परस्यू डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो हम किसका देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट देखा जा रहा है, डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट देखा जा रहा है इसमें, इस स्ट्रक्चर में, ना कि हमारा क्या देखा जा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को हमारा क्या करा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को हमारा नेग्लेक्ट करा जा रहा है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा वो लोग महत्व रख रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैसे प्रॉब्लम आती है कोऑर्डिनेशन की बेटा, डिपार्टमेंट अपने अलग अलग हैं, अपने डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड इन द ओन फंक्शन सो दैट फील टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अपने डिपार्टमेंट को सब प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो सब अपने डिपार्टमेंट को स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं एंड फील टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, थर्ड डिमेरिट्स इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमारी कोई चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स द फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉय डेवलप नैरो एंड ट्रेनिंग टू वन एरिया स्किल ओनली, मतलब एक ही स्किल के बारे में वो ट्रेनिंग ले पाते हैं। जैसे प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में ही पता चलेगा, ना कि हमें सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में पता चलेगा। तो इनकी जो चीज़ है वो नैरो नॉलेज ले पाते हैं, ना कि वाइडर ले पाते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लेंगे। तो फंक्शन हैड टू गेट ट्रेनिंग इन द टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, दे आर अनेबल टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ डिजर्व एरिया। और बहुत सारे एरिया के बारे में हम नॉलेज नहीं ले पाते, किसमें, इसमें इस स्ट्रक्चर में। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ है हमारे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए बेटा, अपने हित के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अपने हित के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हैं, कि अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं ये लोग। कौन देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट निगलेक्ट करके डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। दे कैन बी कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट, फ्रॉम एग्जाम्पल सेल डिपार्टमेंट इंसिस्ट टू द गिविंग डिस्काउंट ऑफ इंटरेस्ट सेल, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन टू रिड्यूस द रेवेन्यू। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये ऑब्जेक्शन कर रहा है कि रेवेन्यू क्यों रिड्यूस कर दी, सेल्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि सेल्स डिस्काउंट दे दो। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट जो हैं अपने अपने को दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपनी चीज़ अच्छी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट होगा अपने इंटरेस्ट के लिए, किसमें, हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में, फंक्शनल स्ट्रक्चर में। अब जो लास्ट हमारा डिसएडवांटेज है वो हमारा ये है कि डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें डिफिकल्टी होगी टू फिक्स्ड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। डिफिकल्टी होगी कि अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी किसकी बनती है। इन केस द फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इन केस फेल हो जाता है तो क्या, the departmentation had blame other department to all department is interrelated to very difficult to find the department is going against the organization goal। देखो बेटा, अब कोई भी दिक्कत हो गई ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट को ब्लेम करेगा और सेल डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को ब्लेम करेगा, तो एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे। तो उसमें अकाउंटेबल नहीं, जवाबदेही कौन है कि किसकी गलती से आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट खराब हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे 5 डिसएडवांटेज थे हमारे किसके, फंक्शनल स्ट्रक्चर के। अब जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसका मतलब क्या है, जिसमें एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कॉस्मेटिक है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसमें का उसी में, सेल्स डिपार्टमेंट उसी में, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसी में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसी में, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिविजनल स्ट्रक्चर बताएंगे और डिविजनल स्ट्रक्चर के हम एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएंगे। उसके बाद हम चलेंगे बेटा कि आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल तो हमारे कोर्स में नहीं है, उसके बाद देखेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। ठीक है,
तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजर, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, एक चीज़ क्लियर हो जाती है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसकी अथॉरिटी है एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि कोई भी बॉस जो है वो कितने एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर संभाल तो बहुत को सकता है, पर अफेक्टिवली और इफिशिएंटली कितनों को संभाल सकता है। ठीक है, अफेक्टिवली तो बहुत कम को संभाल पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे इंपॉर्टेंस क्या क्या थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के 5 हमारे इंपॉर्टेंस है, जिसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डिविजनल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा। तो सबसे पहले हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ा, और फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने एडवांटेज देखे और डिसएडवांटेज देखे। अब हम डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और डिविजनल स्ट्रक्चर के हम एडवांटेज देखेंगे और हम डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद देखेंगे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है, आपको जितना भी ये है, आपको जितना लाइव क्लासेस में मैंने कवर अप करा रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव क्लासेस में और वीडियोस देखें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है और इस चैप्टर का जो टेस्ट है मैं वो आपका लूँगी ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, और सारे MCQ बेस्ड ही आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो आप इतना अपना करते रहिए। ठीक है, लाइव क्लास जरूर लीजिए, और लाइव क्लास अगर बाई चांस किसी की, वैसे तो रोज़ सबको बच्चों को लाइव क्लास लेनी है, ठीक है, अगर लाइव क्लास किसी की छूट रही है तो वो ये वीडियो में कवर कर सकता है अपना टॉपिक। ठीक है, वैसे तो सबको लेनी ही है आपको लाइव क्लास। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।